अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। आज जो है वो हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे यूनिट 12 यानी कि एकॉस्टिक्स के। टोटल 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वन बाय वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द स्पीड v ऑफ अ वेव रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू a साइन और ओमेगा t माइनस के एक्स इज इक्वल टू। इस पूरे फार्मूले के अंदर ये कह रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ वेव है वो इनमें से किस से शो की जा सकती है, के ओवर ओमेगा, ओमेगा डिवाइड बाय के, अच्छा ओमेगा के या 1 डिवाइड बाय ओमेगा के। तो हम जो है सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें फार्मूला आप जानते हैं कि जो फार्मूला है टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई ओवर ओमेगा। या अगर यही फार्मूला आप एफ़ के लिए बनाना चाहें तो ये बराबर आ जाएगा ओमेगा ओवर 2 पाई के। ठीक है, एफ़ की वैल्यू आपको मिल गई। अब स्पीड ऑफ वेव का क्या फार्मूला है? स्पीड ऑफ वेव बराबर होती है v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा के बराबर। ठीक है जी। अच्छा, तो f की वैल्यू तो हम यहाँ से ले लेंगे। अब यहाँ पर बात आ गई कि किसी तरीके से हमें k को भी इन्वॉल्व करना है, तो वो लेमडा के अंदर आएगा। अगर आप डेफिनेशन आपको मालूम हो, ये जो वेव नंबर होता है k एक्चुअली बराबर होता है 2 पाई ओवर लेमडा के। तो अगर लेमडा की वैल्यू को अलग करते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई ओवर k के बराबर। ठीक है जी। अब ये दोनों वैल्यूज़ अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो स्पीड ऑफ वेव बन जाएगी फ्रीक्वेंसी की जगह पे ओमेगा डिवाइड बाय 2k और मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ गया 2 पाई डिवाइड बाय के। 2 पाई से 2 पाई हो गया कैंसिल, तो एक्चुअली जो फार्मूला बन सकता है स्पीड का ओमेगा और के की फॉर्म में, वो बराबर होगा ओमेगा डिवाइडेड बाय के के बराबर। ठीक है जी। तो ये ऑप्शन बस हमें देखना है, ओमेगा डिवाइडेड बाय के, ओमेगा डिवाइडेड बाय के यानी कि बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, दो साउंड वेव्स हैं। एक है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और दूसरी है बराबर y इज़ इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, ये दोनों वेव्स के दरमियान में जो फेज़ का डिफरेंस है वो कितना होगा? देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। दोनों इक्वेशंस क्या हैं? y इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा, यहाँ पे लिखते हैं। पहली है y इज़ इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। ठीक है, एक ये है और दूसरा क्या है? दूसरा है y इज़ इक्वल टू ए और कॉस है ओमेगा टी माइनस के एक्स है। ठीक है, कॉस है ओमेगा टी माइनस का के एक्स है। अब देखो फेज डिफरेंस बनाने के लिए ना आपको पता क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले इन दोनों को जो है ना किसी एक फंक्शन के अंदर लेकर आना पड़ेगा। या तो साइन को आप कॉस में ले जाओ या कॉस को साइन में। तो अगर मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट करता हूँ तो आप फार्मूला जानते हैं कि जो कॉस थीटा होता है वो एक्चुअली बराबर हो सकता है साइन थीटा प्लस 2 पाई के बराबर। ठीक है ना, ये इसके बराबर होता है ना जो प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ ऊपर वाले फार्मूले को ही, चलो अगर कन्वर्ट कर लूँ इस तरीके से वाई ए, तो अगर मैं इसकी जगह लिखूँगा मिसाल के तौर पे साइन, तो ये आएगा ओमेगा टी माइनस का के एक्स एज इट इज़, और सिर्फ प्लस का हमें लगाना पड़ेगा पाई बाय 2। ठीक है, तो यही जो पाई बाय 2 बेसिकली लिखा हुआ है ना, यही फेस के डिफरेंस को शो कर रहा है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो देखो सेम हो गई। ए भी आ गया, वाई इज इक्वल टू ए भी आ गया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जो बेसिक डिफरेंस है ना बेसिकली इस पाई बाय 2 का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के दरमियान का जो फेज डिफरेंस है वो एक्चुअली बराबर है पाई बाय 2 के बराबर, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ वी ए वी एच वेन वी एम आर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये जो वी ए है ना, ये स्पीड ऑफ साउंड एयर का है। वी एच जो है ये स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस है। और वी एम जो है ये किसी मेटल का है एट द सेम टेम्परेचर सेम है। तो बताइए कि स्पीड ऑफ साउंड के साथ कौन सा रिलेशन सही रहेगा? अब एक बात आप याद रखिएगा जो कि हो सकता है आपकी नॉलेज में हो, कि जो स्पीड ऑफ साउंड है ना वो सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद जो है वो बारी आती है लिक्विड्स की। ठीक है, और उसके बाद जो बारी आती है वो आती है गैसेस की। ठीक है ना, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि गैसेस के लिहाज से जो स्पीड है सॉलिड की वो सबसे ज़्यादा होगी। अब सॉलिड यहाँ पर क्या है? मेटल वाला है, तो मैं लिखूँगा वी एम, यानी कि वी एम तो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बारी आ गई दोनों गैसेस हैं। अब जब गैसेस की बात करते हैं तो जो स्पीड का फार्मूला है वो होता है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, वो होता है गैमा आर टी डिवाइड बाय एम के बराबर। व्हाट इज़ एम? एम होता है मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास जिसका ज़्यादा होता है
मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा तो स्पीड कम हो जाती है। अब हाइड्रोजन और एयर में से हाइड्रोजन जो है वो लाइटर है, लाइटर है तो इसका मतलब उसमें स्पीड ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हो गया, पहले आना चाहिए स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन और आखिर में बच जाएगा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो याद रखिएगा जो अरेंजमेंट है, एक तो अगर स्टेट वाइज देख रहे हो तो जाहिर सी बात है सॉलिड्स में तो ज़्यादा होती है, लेकिन अगर गैसेस में आपने कंपेयर करना है तो आपने मॉलिक्यूलर मास को देखना होगा। मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी। MHA आना चाहिए, MHA ये वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 332 मीटर पर सेकेंड है। इफ़ द एयर प्रेशर बिकम्स डबल, अगर हम एयर प्रेशर को डबल कर देते हैं, ठीक है, प्रेशर को हम ट्वाइस कर देते हैं टेम्परेचर सेम रखते हुए, तो बताइए स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे हो जाते हैं आके कन्फ्यूज़। कैसे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो फार्मूला आमतौर पे अगर उन्हें नहीं पता लॉजिक, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो फार्मूला है स्पीड का वो एक्चुअली आता है गैमा P ओवर रॉ के बराबर। तो इस फार्मूले के मुताबिक तो नज़र आ रहा है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड तो बढ़ जाएगी। तो बच्चे जो है वो स्पीड जो है वो ज़्यादा वाली कैलकुलेट करते हैं या इसका 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। लेकिन बात याद रखनी है आपने कि प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा प्रेशर से क्यों नहीं फ़र्क पड़ता, देखो अगर आप प्रेशर को मिसाल के तौर पे डबल कर भी देते हो तो उसकी मदद से डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा। जितना ज़्यादा गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, गैस के मॉलिक्यूल करीब आ जाते हैं, गैस के मॉलिक्यूल करीब आ जाते हैं तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो अगर मिसाल के तौर पर प्रेशर को मैंने डबल करा तो डेंसिटी भी डबल हो गई, 2 से 2 हो गया कैंसिल। इसका मतलब बात यह है कि जब हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से डेंसिटी में चेंज आता है, और जब प्रेशर डेंसिटी दोनों में चेंज आता है तो ओवरऑल जो स्पीड है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि हमने डबल कर दिया, तो बताइए अब कितना हो जाएगा। बात यह है कि स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। ठीक है जी, हाउ डज़ द स्पीड ऑफ साउंड V जो है इन एयर डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कैसे डिपेंड करती है, आपने ये बात बतानी है। और फिर वही बात है, वही क्वेश्चन ऊपर पूछने का तरीक़ेकार डिफरेंट था, यहाँ पर पूछने का जो तरीक़ेकार है वो डिफरेंट है। जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर की वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि अगर प्रेशर चेंज हो जाएगा तो याद रखिए जो डेंसिटी है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसी सूरत में हम ये कहेंगे कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज़ प्रोपोर्शनल टू, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है गैस में वो प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, स्क्वायर रूट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी या सिर्फ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी की बात हो रही है तो पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं, फिर आप अपने आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, जो फार्मूला है इलास्टिक प्रॉपर्टी वाला वो स्पीड ऑफ साउंड का कुछ इस किस्म का है कि डायरेक्टली डिपेंड करती है टू द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम और इन्वर्सली डिपेंड करती है टू द इनर्शियल प्रॉपर्टी यानी कि डेंसिटी ऑफ द मीडियम। इसका मतलब ये जो डिपेंड कर रही है ये डिपेंड कर रही है ई के स्क्वायर रूट पर। ठीक है, तो इलास्टिसिटी का स्क्वायर रूट होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ आइस। अच्छा, अब ये दोनों स्क्वायर रूट आ रहे हैं। अब आपने क्या बात जहन में रखनी है कि यहाँ पे ये जो रूट आ रहा होता है, ये जो फॉर्मूला है बेसिकली इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, इस फॉर्मूले में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है और इसीलिए यहाँ पर ये जो हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है आइसोथर्मल। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आइसोथर्मल वाला होगा। ठीक है, ये आना चाहिए आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड इज L, क्लोज्ड पाइप है उसकी लंबाई जो है वो कैपिटल L के बराबर है। इन द स्टैंडिंग वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 7 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, जो फ्रीक्वेंसी है वो 7 गुना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के यानी कि F1 के। व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नोड्स, तो बताइए नोड्स के दरमियान का जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने मुकम्मल बात समझनी है क्लोज पाइप वाले की ना। क्लोज पाइप के अंदर हम एक बात जानते हैं
अब देखो जो एक्चुअल फार्मूला है ना, क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो होता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना होता है, वो होता है बराबर लेमडा बाई 2 के, या 1/2 टाइम्स ऑफ लेमडा लिख सकते हैं। लेमडा बाई 2 के बराबर होता है ना दो वेव्स के दरमियान में। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो L है वो एक्चुअली बराबर होता है n लेमडा बाय 4 के बराबर। अब ये कह रहे हैं कि 7 टाइम्स है, तो इसका मतलब L बराबर आ जाएगा 7 लेमडा बाय 4 के। और अगर लेमडा की वैल्यू को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 4L डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू लेमडा। मैंने लेमडा की वैल्यू निकाल ली। क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअली बराबर होता है लेमडा बाय 2 के। ठीक है, आप देखो ना यहाँ पर इस तरीके से अगर एक वेव है तो इसको हम बोल देते हैं लेमडा। ठीक है, और अगर इस तरीके से वेव्स बन रही होती हैं, जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है बराबर लेमडा बाय 2 के। ठीक है ना, इन्होंने क्या कहा था, व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो नोड्स के दरमियान का जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो आपको नज़र आ रहा है, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस लेमडा बाय 2 है। इसी वजह से मैंने लेमडा हाफ करके लिख दिया था। अच्छा, अगर बात हो रही है क्लोज्ड पाइप की, तो ये वाली कंडीशन सिर्फ क्लोज्ड पाइप के लिए यूज़ होती है, जबकि ओपन पाइप के लिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे L बराबर होता है n लेमडा बाय 2 के बराबर। इस वजह से यहाँ पे हमने ये वैल्यू लिखी, तो रीअरेंज करके लेमडा आ गया 4L डिवाइडेड बाय 7 के बराबर। ठीक है, इसको 7 कर लो, सही से नज़र आ जाए। अब लेमडा की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो जो इक्वेशन 1 जाहिर करती है क्लोजेस्ट डिस्टेंस बराबर होगा 1/2 टाइम्स ऑफ 4L डिवाइड बाय 7। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, आंसर होना चाहिए 2L/7 के बराबर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, 2L/7, सी वाला पार्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, अ 620 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सॉन्ग, एक 620 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला सॉन्ग है, आइसक्रीम ट्रॉली में लगा हुआ है, अप्रोचेज विद अ स्पीड v स्पीड के साथ चल रही है, टू अ बॉय स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ हिज हाउस, घर के दरवाजे पे बच्चा खड़ा हुआ था और आइसक्रीम की ट्रॉली उसके करीब आ रही है और इतना साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, बट वो जो फ्रीक्वेंसी सुन रहा है वो F1 सुन रहा है। जाहिर सी बात है, सोर्स उसके करीब आ रही है, उसको बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी अकॉर्डिंग टू डॉपलर्स इफेक्ट। इफ द ट्रॉली इज स्टॉप्ड एंड द बॉय अप्रोचेज टू द आइसक्रीम ट्रॉली विद द सेम स्पीड v। अब ट्रॉली रुक गई है, लेकिन अब बच्चा भागता हुआ जा रहा है उस ट्रॉली के पास और उसकी स्पीड भी उतनी है जितना कि ट्रॉली की स्पीड थी। अब जो वो सुनेगा फ्रीक्वेंसी वो F2 सुनेगा। तो बताइए करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या होंगी। एक बात याद रखिएगा, चाहे ट्रॉली करीब आए बच्चे के, चाहे बच्चा ट्रॉली के करीब जाए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ही सुनाई देगी। ठीक है, तो F1 और F2 जो है वो ग्रेटर तो होंगे, कन्फर्म है 620 के। ठीक है, ग्रेटर तो होंगे, तो ये वाला तो ऑप्शन सी कैंसिल हो गया, A B D में से कुछ होगा। अब F1 और F2 का रिलेशन हमें मालूम करना है, फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन ट्रॉली इज अप्रोचिंग, जब ट्रॉली उसके करीब आ रही थी और वो रेस्ट में था, तो उसके लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल होगा, फार्मूला होना चाहिए F1 जो वो सुन रहा है। ठीक है, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी F कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ट्रॉली करीब आ रही है, सोर्स करीब जाती है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, अच्छा स्पीड ऑफ साउंड को मैं VS कर देता हूँ। VS याद रखना है, स्पीड ऑफ साउंड है, और उसकी जो ट्रॉली की स्पीड थी उसको V से जाहिर किया था, तो मैंने V ही लिख दिया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। अच्छा, जब बच्चा भागता हुआ जा रहा है, व्हेन बॉय इज मूविंग, जब बॉय उसके करीब जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी को F2 का कहा गया है, और उसके लिए फार्मूला होता है स्पीड ऑफ साउंड प्लस स्पीड ऑफ लिसनर। अब लिसनर की भी स्पीड उतनी ही है V के बराबर, तो मैंने V लिख दिया, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड होता है और मल्टीप्लाई में आता है F। सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड करवाइए, इक्वेशन 1 को आप डिवाइड करवाइए इक्वेशन 2 से, तो F1 डिवाइड बाय F2 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा VS डिवाइड बाय VS माइनस का V, ये VS सोर्स की उसकी साउंड की स्पीड है, ये आ गया F। अच्छा जी, डिवाइड में लिखते हैं तो इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, VS प्लस V डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा VS और ये आ जाएगा F। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा VS डिवाइड बाय VS माइनस का V, ऊपर लिखा हुआ है F, और मल्टीप्लाई में F नीचे चला जाएगा, VS माइनस का VS प्लस का V भी नीचे आ गया, और ऊपर आ गया VS, F नीचे चला गया। तो इस F से F को करते हैं कैंसिल, ऊपर क्या वैल्यू बन गई, ऊपर बन गई VS का
ऊपर वैल्यू बन गई वी एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ गया वी एस माइनस का वी, और यहाँ पर आ गया साथ ही लिख देता हूँ वी एस प्लस का वी। अब नीचे तो फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है, नीचे आप फार्मूला अप्लाई करो या पहले रेसिप्रोकल कर लो। रेसिप्रोकल भी करता हूँ, फार्मूला भी अप्लाई करता हूँ। F2 डिवाइड बाय F1 बराबर आएगा, इधर देखो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है a माइनस बी ए प्लस बी का, ठीक है, दोनों की स्पीड सेम थी, तो इधर मैं लिखूँगा ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो वी एस का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर, साउंड की स्पीड माइनस लड़के की स्पीड या ट्रॉली की स्पीड, और नीचे आ जाएगा वी एस का स्क्वायर। ठीक है जी, अब एलसीएम ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा वी एस का स्क्वायर डिवाइड बाय वी एस का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय वी एस का स्क्वायर। ये तो हो जाएगा कैंसिल, इसके ज़रिए आंसर आ जाएगा 1 के बराबर। तो F2 डिवाइड बाय F1 बराबर आएगा 1 माइनस वी का स्क्वायर डिवाइड बाय वी एस का स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है जो स्पीड ऑफ साउंड है वो काफ़ी बड़ी होगी लड़के की या ट्रॉली की स्पीड के, देयरफॉर ये जो आंसर लिखा है ना, बहुत छोटी वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड हो रही है, बहुत छोटी वैल्यू डिवाइड हो रही है बहुत बड़ी वैल्यू से, अप्रॉक्सीमेटली बराबर आ जाएगा 0 के, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब F2 डिवाइड बाय F1 इज इक्वल टू 1, और अगर रीअरेंज करते हैं तो F2 बराबर आ जाएगा F1 के। तो फ्रीक्वेंसीज तो बराबर होंगी लेकिन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से तो ज़्यादा ही होगी, बराबर होंगी लेकिन 620 से ज़्यादा ही होंगी। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इन विच 2 वेव्स ऑफ वेवलेंथ, एक वेवलेंथ इतनी है एक वेवलेंथ इतनी है, 6 बीट्स प्रोड्यूस होती हैं 1 सेकेंड में, तो बताइए स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ साउंड मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 9, अब बीट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप याद करें, बीट फ्रीक्वेंसी बराबर होती है F1 माइनस का F2 करते हैं, F2 माइनस का F1 एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, F बराबर होता है V ओवर लेमडा के बराबर, तो इधर मैं लिखूँगा V ओवर लेमडा 1 माइनस का V डिवाइड बाय लेमडा 2, और यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। अच्छा, FB बीट फ्रीक्वेंसी V कॉमन आ गया, 1 ओवर लेमडा 1 माइनस का 1 ओवर लेमडा 2। बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, बीट फ्रीक्वेंसी है 6, ठीक है, 6 हो गई। स्पीड मालूम करना चाहेंगे और फार्मूला है 0.5, इसको मीटर में कर लो, डिवाइड बाय 100 करो, इसको भी डिवाइड बाय 100 करो, तो ये 0.5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0.504, ठीक है। तो हम यही वैल्यूज़ रखेंगे, एक रखेंगे 0.504 और एक रखेंगे 0.5, 1 ओवर 0.5 माइनस का 1/0.504, ठीक है जी। वी को सिंप्लीफाई करने के लिए इधर एलसीएम लेते हैं, पहले एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आएगी 6 इज इक्वल टू वी, और ये आ जाएगा 1/63 फ्रैक्शन में। तो v की वैल्यू मालूम करनी है तो 6 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 63, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्पीड का 6 मल्टीप्लाई बाय 63, इट इज़ इक्वल टू 378 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो होनी चाहिए 378 मीटर्स पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10, द स्पीड ऑफ वेव इन अ मीडियम इज, स्पीड इतनी है 3600 वेव्स आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन मीडियम, 2 मिनट, नंबर ऑफ वेव्स आ गई, मिनट आ गया, वेवलेंथ मालूम करनी है। ये तो सबसे आसान उन्होंने सबसे आखिर में दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है, स्पीड गिवन है 760 मीटर पर सेकेंड, स्पीड गिवन है 760 मीटर्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी है, नंबर ऑफ़ वेव्स हैं 3600, नंबर ऑफ़ वेव्स हैं 3600। कितनी देर में गुजर रही हैं, 2 मिनट में, टाइम लग रहा है 2 मिनट, तो मालूम करनी है हमें वेवलेंथ। 2 मिनट का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे 120 सेकेंड। अब सबसे पहली बात, v बराबर होता है f लेमडा के, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कराना है ना, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन डिवाइड बाय टाइम। अच्छा, वेवलेंथ मालूम करना चाह रहे हैं, स्पीड है 760, तो लेमडा की वैल्यू मालूम करने के लिए रीअरेंज करते हैं, 760 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 3600, ठीक है, वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये हो गया हमारे पास 760 मल्टीप्लाई बाय 120, और जो आंसर आया डिवाइड कराते हैं 3600 से, ये आंसर आएगा लेमडा इज इक्वल टू
25.33 मीटर्स के बराबर। तो जो वेवलेंथ है 25.33 होनी चाहिए, 25.3। दिस इज़ द आंसर। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे 10 MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs हैं एकॉस्टिक्स के। आई होप समझ में आ गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।